टारगेट टीपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम मानव के ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे, यानी कि ह्यूमन सेंस आर्गन के बारे में जानेंगे। यानी कि मानव शरीर के अंदर ऐसे कौन कौन से आर्गन होते हैं जिनके पास अपने आसपास के वातावरण की चीज़ों को महसूस करने की, उनको समझने की क्षमता होती है। तो मानव शरीर में देखिए, सबसे पहले सेंस आर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिया बाहरी वातावरण का ज्ञान देती है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे आसपास के वातावरण का क्या करती है, हमको ज्ञान देती है। सेंस ऑफ आवर सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका ज्ञान देने का काम कौन करता है, ज्ञानेंद्रियां करती है। जैसे हमारे आगे कोई चीज़ रखी हो, हमारे आसपास कोई चीज़ हो, उसको देखने का काम कौन करता है, आँख। कोई बोलता है तो उसको सुनने का कौन काम करता है, कान। अगर कोई हमको टच करता है तो उसको बताने का कौन काम करता है, हमारा स्किन। ठीक है, अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट कौन बताता है, जीभ। तो ये जो मानव शरीर में ये जो आर्गन्स हैं इनके पास सेंस होता है, यानी कि ज्ञान होता है। और ये हमारे चारों ओर के जो वातावरण है उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठंडी का महसूस कराना, गर्मी महसूस कराना, ये किसका काम होता है, त्वचा का काम होता है। तो ये जो सेंस आर्गन होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं यानी कि इनके पास समझदारी होती है। अगर कोई चीज़ अच्छा दिखता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? इस आँख के पास, आँख ने देखा, आँख ने दिमाग को बताया, तो समझदारी है, तभी तो इसके पास सेंस है, ज्ञान है। जीभ टेस्ट बता देता है, कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, सेंस है। तो कुल मिला के हमारे पास जो सेंस आर्गन होते हैं, मानव में जो सेंस आर्गन होते हैं, कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला त्वचा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्किन। ये दोनों माध्यमों में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। कान, इंग्लिश में कहते हैं इसको ईयर। जीभ, इंग्लिश में कहते हैं इसको टंग। नाक, इंग्लिश में कहते हैं नोज। और आंख, इंग्लिश में कहते हैं आई। देखिए, त्वचा यानी कि स्किन। हमारा पूरा शरीर जो है किससे ढका होता है, स्किन से ढका होता है। और इसके पास सेंस होता है। हमारे आस अगर कोई चीज़ ठंडी होती है तो हमको तुरंत महसूस होती है कि चीज़ ठंडी है। मौसम अगर गर्म होता है तो हमारा स्किन ही तो बताता है कि मौसम आज का क्या है, गर्म है। तो ये किसका काम होता है, त्वचा का काम होता है। कान सुनाता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, अगर कोई साउंड अगर उनसे प्रोड्यूस होता है तो उसको सुनने का काम कौन करता है, कान। और ये बताने का भी काम करता है कि कौन है, साउंड को अब्जॉर्ब करने का काम, ठीक है, किसका होता है, कान का होता है। जीभ, हम जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट हमको कौन देता है, जीभ देता है। नाक, हमारे आसपास दुर्गंध है या साफ सफाई है, इसका पता हमें किससे चलता है, नाक से चलता है। और आँख से हमें क्या मालूम चलता है, आँख से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इसका। अब देखिए स्टडी, अब हम इसके एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। पहले देखिए, सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्किन के बारे में। स्किन, पहला वाला क्या है, स्किन यानी कि त्वचा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्वचा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अगर त्वचा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि अगर हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। केमिकल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज को नाम देते हैं। तो उसी तरह अगर हम त्वचा के बारे में पढ़ते हैं तो इसके पढ़ाई को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, हिंदी में कहते हैं त्वचा विज्ञान। और जो डॉक्टर, जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, जो व्यक्ति त्वचा विज्ञान को पढ़ता है, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए अगर हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे तो बाहर बोर्ड लिखा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये जो डॉक्टर है वो त्वचा विशेषज्ञ है, यानी कि उसने त्वचा के बारे में अच्छे से पढ़ाई की है और वो त्वचा विशेषज्ञ है। वो त्वचा संबंधी समस्याओं को क्या करता है, देखता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का ये काम होता है। डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान, और इसी में IST जोड़ देंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति जो त्वचा की संबंधित समस्याओं को क्या करता है, देखता है और सॉल्व करता है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उसको हम लोग कहेंगे त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। लेकिन अगर पूछे कि मानव शरीर में लार्जेस्ट आर्गन इन देख लीजिए, इन और ऑफ ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन तो त्वचा है। लेकिन मानव शरीर में, यानी कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा आर्गन जो है वो कौन सा है, लीवर है। यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है,
लीवर यानी कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए त्वचा के बारे में और जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। त्वचा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये सेंस है, सेंसेशन ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। ये हमें समझ देता है किसका, कोई अगर हमको टच करता है तो हमें मालूम चल जाता है त्वचा से। हीट, हमारे आसपास अगर गर्मी होती है तो हमें मालूम चल जाता है, तो त्वचा क्या होता है? जलने लगता है। और ठंडी भी लगती है तो हमें मालूम चल जाता है त्वचा से, क्योंकि हम क्या करने लगते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है त्वचा की, सेंसेशन, यानी कि हमारे अंदर समझ उत्पन्न कर देता है। किसकी किसकी? अगर कोई टच करता है तो पता चल जाता है। हीट करता है, अगर आसपास वातावरण गर्म होता है तो पता चल जाता है, और या फिर आसपास का वातावरण ठंडा होता है तो पता चल जाता है। अगर स्किन के टच होने से अगर हमें पता नहीं चलता तो क्या होता है? हमें कोई कहीं उठा के लेके चला जाता, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ हमको, या फिर कोई जानवर या फिर कोई कीट हमको टच करता है, हमें तुरंत मालूम चल जाता है कि हमारे आसपास या संपर्क में कोई आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। त्वचा का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, वो कितने दिन का होता है? तो हमारा जो स्किन है वो अप्रोक्स, देखिए हमारे शरीर में लाखों जो सेल्स होते हैं वो बनते रहते हैं पर डे लाखों सेल बनते हैं और लाखों सेल डेथ होते हैं, मरते हैं। तो जो त्वचा होता है उसका ऑन एन एवरेज जो लाइफ होता है वो 4 वीक, 4 सप्ताह का या 28 दिन का होता है। और एक बात और है, ये डिपेंड एज पे करता है, यानी कि जो नए बच्चे होते हैं उनका जो स्किन का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है। जो बच्चे नए होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारा जो स्किन का लाइफ है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एज पे डिपेंड करता है। छोटे बच्चों का जो स्किन का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, और बड़े लोगों में क्या होता है? कम होता है। आगे देखिए, कुल क्षेत्रफल, अगर हमने स्किन को निकाल के अगर हम क्षेत्रफल में बैठाएं तो कुल मिला के 20 स्क्वायर फीट, यानी कि 20 मीटर लंबा, 20 स्क्वायर फीट लंबा और 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा एरिया क्या होगा? कवर होगा। तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है। ये जो एरिया लिखा गया है वो एवरेज बॉडी के लिए लिखा गया है, यानी कि ना ज़्यादा बड़े लोगों के लिए ना ज़्यादा छोटे लोगों के लिए, एक एडल्ट एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी जो स्किन होती है इसकी क्वालिटी होती है कि मुलायम होता है, लचीला होता है, और ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छी तरीके से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। सॉफ्ट यानी कि मुलायम है, फ्लेक्सिबल यानी कि इसको हम देखिए खींच सकते हैं, इसे उठा सकते हैं, खींच सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, और कनेक्टिव यानी कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। चमड़े की जो मोटाई होती है वो शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होती है। देखिए इसकी मोटाई 0.5 mm से लेके 2 mm तक होती है, यानी कि 0.5 mm से लेके 2 mm तक ह्यूमन स्किन की जो मोटाई होती है, और जो जानवरों की स्किन की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन स्किन की। तो ह्यूमन स्किन की जो मोटाई होती है वो 0.5 mm से लेके 2 mm यानी कि मिलीमीटर होती है। ठीक है, और सबसे जो पतला वाला स्किन का एरिया होता है वो क्या होता है? आईलिड, हमारी पलक की जो ऊपर वाला पार्ट, आंख का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे पतली होती है। यहाँ का जो स्किन होता है सबसे पतला होता है, इसको पलक कहते हैं। पलके इंग्लिश में कहते हैं इसको आईलिड। क्या कहते हैं? आईलिड। ठीक, और सबसे जो मोटी जो परतें हैं वो तलवों की और हथेली की। इसका पाल्म, जो हमारा जो हथेली, ये पाल्म वाला पार्ट है, ये स्किन मोटा है, सबसे मोटा यही होता है, हमारे शरीर में सबसे मोटा होता है। और जो पैरों में होता है वो सबसे मोटा होता है, और जो हाथों में होता है ये सबसे मोटा होता है। एक चीज़ और, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, लड़के अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हाथ से तो ज़्यादा मोटा हमारे पेट में होता है, पेट का जो स्किन होता है वो ज़्यादा मोटा होता है। तो ऐसा नहीं है। पेट देखिए, स्किन तो उतना ही पतला होगा, स्किन तो 0.5 mm से लेकर 2 mm ही होगा, और सबसे पतला वाला आई लीड का होगा और सबसे मोटा वाला हाथ का होगा। जो पेट वाले का मैटर है, पेट में जो हमारा जो मैटर है वहाँ पे होता क्या कि फैट ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। और फैट, जब वो स्किन नहीं है वो फैट है, यानी कि स्किन के लेयर के नीचे फैट जमा हो गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वहाँ की स्किन सबसे मोटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्किन का वर्क क्या है, ये काम क्या करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किन का काम होता है, जो स्किन होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन करना। किससे? देखिए हमारे शरीर में इस समय जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे शरीर में किसी भी माइक्रोब्स का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, फर्स्ट नोज एंड सेकेंड माउथ। बाकी शरीर के किसी भी पार्ट से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकता है। फर्स्ट चीज ये है कि जो माउथ से पेट में
मारे जाता है ना, वो तो उसका बचना मुश्किल है, वो मर जाता है, उसका मरना तय है। क्यों? क्योंकि जब माउथ में आता है तो माउथ से जैसे वो पेट में जाता है तो उसको HCl का सामना करना पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सामना करना पड़ता है, जो बहुत ही डेंजरस है। वो खाने को टुकड़ों में बांट देता है। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका तो हालत खराब कर देता है, उनको तो एकदम कूच कूच के मुआ देता है, ऐसी कंडीशन है। सबसे जो दिक्कत वाला कौन होता है? जो नाक से घुस जाता है ना, नाक से घुस के जो फेफड़वा में चला जाता है, वो दिक्कत क्रिएट करता है। कैसे कि हमारे लंग्स में वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको मार सके। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से सेल मेंटर कर जाते हैं, और सेल मेंटर करने के बाद हमारे शरीर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाकी कहीं से फैसिलिटी नहीं है भीतर जाने का। जो स्किन है कहीं से फैसिलिटी नहीं है कि आप अंदर जा सकते हैं। तो स्किन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, यानी किसी को भीतर नहीं जाने देता है। नहीं जा सकते हैं आप, केवल नाक से और माउथ से ही जाएंगे। माउथ वाला रास्ता डेंजरस है, इसीलिए माउथ से हमको कम बीमारियां होती है, लेकिन जो नोज वाला रास्ता है वो बहुत सॉफ्ट है। माइक्रोब्स के लिए एकदम आसान काम हो जाता है, घुसना और शरीर को इन्फेक्ट करना। तो इस समय बहुत सारे वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वाला जो रोग हुआ, जो स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जो ये अभी चल रहा है कोरोना का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई? सिर्फ लंग्स से। क्यों? क्योंकि जो लंग्स में चला जाता है ना वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए ध्यान से, रक्षा, प्रोटेक्शन, ये माइक्रोब्स कीटाणुओं से हमारे शरीर को बचाता है। अगर कीटाणु आके हमारे शरीर पे स्टक भी हो जाते हैं ना, स्टक कहने का मतलब चिपक भी जाते हैं ना, तो हमारे जो स्किन होते हैं उस पे से एक एंजाइम निकलता है, इसको लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। ये जो चिपके हुए जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देता है, किल कर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। दूसरी क्वालिटी होती है कि अंदर तो घुसने नहीं देगा, और प्लस जो इस पर आके चिपकेगा हमारे स्किन पर उसको तो ऐसे ही कूच के मुआ देगा। ठीक। सेकंड, ईवी रेस। जो ईवी रेस, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेंट रेस। अल्ट्रावायलेंट रेस कौन सी होती है? जो सूर्य की किरणों से आती है। जो सूर्य की किरणों से आने वाली अल्ट्रावायलेंट रेस है, देखिए ओजोन लेयर, हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ पे सबसे ऊपर जो होता है वो एक ओजोन लेयर होता है, O3 का। ये क्या करता है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेंट रेस को रोक लेता है, और रोक के नीचे नहीं आने देता है, लेकिन फिर भी कुछ आ जाती हैं तो उससे हमारे स्किन को बचाने का काम कौन करता है? यूवी रेस, यानी कि अल्ट्रावायलेंट रेस। देखिए इसमें होता क्या है कि मेलानिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, मेलानिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेंट्स होने वाली बीमारियों से बचाता है। देखिए अल्ट्रावायलेंट में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है अल्ट्रावायलेंट से, वो है कैंसर, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या है इसका। ठीक है, तो मेलानिन यानी कि जो व्यक्ति जितना अधिक काला होगा, इसका मतलब उसके अंदर उतना ही अधिक मेलानिन है। अगर उसके अंदर मेलानिन जितना ज्यादा है उसको कैंसर नहीं होगा। और जो आदमी जितना गोरा चमड़ी वाला है, चिकना चमड़ी वाला है, उसमें मेलानिन नहीं है। अब मेलानिन नहीं है तो उसका कैंसर आसानी से हो सकता है। उसको सूरज से प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि सूरज से आने वाली किरणें उसको बहुत नुकसान कर सकती है, कैंसर जैसी समस्या। तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी कि जो अंग्रेजों के जो कंट्रीज हैं जहाँ पर गोरे लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर जो कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर लोगों को। ठीक है, और जो अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, या फिर जो मीडियम टाइप के लोग हैं, जहाँ के लोग काले होते हैं, जिनके स्किन्स में मेलानिन पाया जाता है, वहाँ के लोगों के पास कैंसर जैसी समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो इसीलिए गोरा होना कोई बहुत बड़ा फायदेमंद वाली चीज़ नहीं है। काला जो है उसको एक प्लस पॉइंट मिला है कि उसके स्किन्स में क्या है? मेलानिन है, और उसका फायदा ये है कि उसको क्या होगा? कैंसर नहीं होगा। तो फायदा है, इसीलिए गोरा काला में भेद नहीं करना चाहिए। जो गोरे हैं वो तो माइनस में चल रहे हैं, जो काले हैं वो तो प्लस में है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो स्किन का काम होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर। देखिए बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? जैसे ही हमको बुखार होता है, हमारा स्किन ये जो पार्ट होता है जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। तो ये प्रयास क्या करता है? ये प्रयास करता है, यानी कि ट्राई ये करता है कि हमारे अंदर के टेम्परेचर को क्या करे? मेंटेन करके रखे, यानी कि बढ़ने घटने न दे। तो स्किन का काम एक और होता है कि टेम्परेचर का सेंसेशन देता है, यानी कि ताप का सेंसेशन देता है, जिससे अपने शरीर को हम क्या करते हैं? बचाते हैं। आगे देखिए, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। हमको पता है कि हमारे स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते हैं। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर होने का स्किन भी एक जरिया होता है। स्किन से भी हमारे शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर होता है पसीने के थ्रू। ठीक है, तो पसीना जो निकलता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का। और नमक, यानी कि जो हमारे शरीर में एक्सेसिव मात्रा में जो सॉल्ट है वो भी वाटर के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसकी? स्किन की। और लास्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। अगर कहीं चोट लगता है तो चोट तो स्किन के नीचे वाले पार्ट में भी लगता है, तो हम आइडोक्स मल देते हैं, विक्स मल देते हैं,
या फिर जो केमिकल्स होते हैं, जो तरह तरह की दवाएं मिलती हैं, उनको मल देते हैं, तो स्किन क्या करता है कि उसको नीचे लेके चला जाता है, ठीक है, और जो पार्ट डैमेज हुआ रहता है वहां पर उसको पहुंचा देता है। तो स्किन का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि ये अवशोषण करता है, किसका, दवा का। तेल लगाते हैं, नवरत्न तेल लगाएंगे या फिर कोई भी तेल, हिमगंगे लगाएंगे, एकदम सर ठंडा हो जाएगा, एकदम कूल कूल महसूस होगा। काहे से तेल लगाया तो एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी में चला गया, अंदर चला गया, तो अंदर जाके सुकून मिलेगा। ठीक, क्रीम लगाते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, फेशियल वेशियल कराते हैं, ठीक है, तो इसका होता है हमारा स्किन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन कॉस्मेटिक चीज, जो जितना एक कॉस्मेटिक चीज होते हैं इनसे तो नहीं बचे कर रहना चाहिए। कहाँ से, देखिए मेलानिन यानी कि काला बढ़िया आदमी होता है, काला कोनो खराब आदमी नहीं होता, वो प्लस में होता है। ढेर गोरा होने का चक्कर वाला क्रीम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपके स्किन्स में जैसे मान ली गर्मी वर्मी के दिन में फट रहा है, ये फट के जो स्किन्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको थोड़ी मुलायम करने के लिए थोड़ा वैसलीन वैसलीन लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रीम के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या है कि जो स्किन जलने का और डैमेज होने का कंडीशन इसीलिए है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करते हैं, बहुत खतरनाक है, इससे स्किन को बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए एक्सेसिव मात्रा में जो है क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्रीम नहीं है, ये बीमारी वाला क्रीम है। मान लीजिए आपका हाथ जल गया तो जो डॉक्टर क्रीम देता है वो वाला क्रीम है। ये मत सोचिएगा कि सर कह रहे हैं कि क्रीम लगाइए, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए, वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब स्किन के लेयर के बारे में समझते हैं। स्किन का लेयर कितना होता है? देखिए जनरली एनाटॉमी में जो है स्किन का लेयर 7 होता है, 7 प्रकार का स्किन होता है, लेकिन मुख्यतः अगर उसको हम बांटे तो 3 पार्ट में बांटते हैं। स्किन को कितने भाग में बांटते हैं? 3 पार्ट में। पहला एपिडर्मिस जिसको अधिचर्म कहते हैं, दूसरा डर्मिस जिसको चर्म कहते हैं, और तीसरा हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब देखिए एपिडर्मिस सबसे जो ऊपर का लेयर होता है ना, सबसे जो बाहरी लेयर होता है पतला सा एकदम, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे बाहरी लेयर होता है, यानी कि सबसे बाहर हमारे स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। ये आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है, इसमें कोई ब्लड नहीं होता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे हाथ को खरोचा तो खरोची आई लेकिन ब्लड आया नहीं। तो जो एपिडर्मिस होता है इसमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है, इसमें ब्लड नहीं होता है। कभी कभी हाथ ऐसे रगड़ खा जाता है हल्का हल्का, तो देखते हैं तो यहाँ का कलरलेस, यहाँ का जो हरा कलर है हमारी स्किन का हट जाता है, व्हाइट कलर का आ जाता है, लेकिन ब्लड नहीं आता। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता है। दूसरी चीज, हमारा जो स्किन का टोन होता है, स्किन टोन यानी कि स्किन टोन के मतलब स्किन की जो चमक होती है वो कहाँ से आती है? एपिडर्मिस से ही आती है। यानी कि हमारी जो स्किन चमकती है, स्किन में जो लाइट होती है वो किससे होती है? स्किन टोन, उसी को कहा जाता है। तो एपिडर्मिस से ही होता है, और इसी में पाया जाता है मेलानिन नाम का केमिकल। एपिडर्मिस में ही पाया जाता है मेलानिन नाम का केमिकल, जिसकी वजह से स्किन का रंग काला होता है। और हम कभी भी पढ़ेंगे जो काले लोग होते हैं उसमें कैंसर का खतरा कम होता है, और गोरे लोगों में कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए गोरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। असली प्रॉब्लम, असली चीज जो होती है किसके पीछे लड़ना चाहिए, वो स्किन टोन। क्योंकि जिसका स्किन टोन जितना बेहतर है ना, वो आदमी उतना ही स्वस्थ है। स्किन टोन जिसका बहुत अच्छा होता है वो उतना ही स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस गोरा देख रहे हैं, मेलानिन नहीं है ऐसे ही बीमारी है, स्किन टोन नहीं तो ऐसे ही खत्म कहानी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किसी को भी देखिएगा ना, देखिएगा या दोस्त बनाइएगा तो गोरा देख के दोस्त मत बनाइएगा, फ्रेंडशिप मत कीजिएगा, स्किन टोन देख के फ्रेंडशिप कीजिएगा, ठीक है। और मेलानिन देखिएगा, मेलानिन ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, कैंसर से दूर रहेंगे, और स्किन टोन रहेगा तो वो भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। डर्मिस, जो से पार्ट डर्मिस यानी कि चर्म, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है वो डर्मिस होता है। इसमें एक चीज और, एपिडर्मिस का कुल 5 पार्ट होता है। देखिए डिटेल में जब एनाटॉमी आप पढ़ने जाएंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, जिसमें सब चीजें बताई जाती हैं, यहाँ पर उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हमको जान लेना है कि एपिडर्मिस की जो 5 लेयर होती है कौन कौन सी होती है। एपिडर्मिस में जो 5 लेयर होती है, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, स्ट्रेटम, लूसिडम। देखिए बार बार स्ट्रेटम स्ट्रेटम है, इसीलिए मैंने एक बार स्ट्रेटम को लिखा है। अब आप बार बार समझ लीजिएगा, स्ट्रेटम, कोरेनम, इस टीचर हम लोग को बताया करते हैं, जब एक ही कई बार आया तो ऐसे ही कर लीजिए, सब जुगाड़ है, समझ में आया, देसी जुगाड़ है ताकि काम आसानी से हो जाए। तो स्ट्रेटम कोरेनम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल, या इसी को स्ट्रेटम बेसेल को ही जर्मिनेटिवम कहते हैं। इसी में पाए, देखिए जर्मिनेटिवम जो स्ट्रेटम बेसेल है या फिर जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एक ही नाम है, ठीक है। तो जर्मिनेटिवम में ही स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलिनोसाइट, मेलेनोसाइट। और यही मेलानोसाइट प्रोड्यूस करता है क्या?
मेलेनिन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जो ब्लैक पिगमेंट जो इंसान के शरीर में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक होता है, जिसको हम लोग मेलेनिन कहते हैं, वो हमारे स्किन के कौन से लेयर में पाया जाता है, यानी कि कौन से लेयर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटम बेसल, या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि मेलेनिन नाम का जो मेलेनोसाइट जो सेल होता है, जो मेलेनिन प्रोड्यूस करता है, वो पाया जाता है किसमें? स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, अब चलते हैं डर्मिस पे। डर्मिस यानी कि चर्म। ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, इसको डर्मिस कहा जाता है। ये इनर पार्ट है, यानी कि नीचे वाला पार्ट है। इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है। जो हमारे शरीर में पसीना आता है ना, वो जो ग्लैंड हमारे शरीर में पसीना, स्किन में पसीना उत्पन्न करती है, वो यही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? डर्मिस में। सेकेंड, हेयर, जो हमारे स्किन में हेयर्स होते हैं ना, वो भी सेकेंड वाले ही पार्ट में पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में तो निकले हैं बाहर, लेकिन जो इसका रूट है, रूट जो है वो कहाँ है? डर्मिस में ही है। थर्ड चीज, स्पोर्स। जब हम डर जाते हैं, भूत देख के डर जाते हैं, या फिर कोई वीरता वाली फिल्म देखते हैं, तो देखते हैं बहादुरी वाला फिल्म देखते हैं, तो पूरा रोंगटा एकदम खड़ा हो जाता है और आपको छोटे 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 बिंदु टाइप के दिखेंगे। उनको स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स। ठीक है, तो वो स्पोर्स भी कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस में ही पाए जाते हैं। भले उनका मुंह जो खुला होता है स्किन के ऊपर वाले पार्ट में खुला होता है, लेकिन पाया वो कहाँ जाता है? डर्मिस में ही पाया जाता है। ठीक है, जब हम डरावनी फिल्म देखते हैं तो जैसे उभर जाता है, तब उभरता है। ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी हम कुछ सेंसेशन वाली चीजें देखेंगे, डरने वाली चीजें देखेंगे, तो पूरा स्किन खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, वो कहाँ पाया जाता है? रोम स्पोर्स डर्मिस में पाया जाता है। और लास्ट है, इसका 2 पार्ट होता है। यही 5 और 2 मिला के कुल मिला के 7 पार्ट होते हैं। ठीक है, और 2 पार्ट कौन सा होता है? पेपिलियो रीजन, पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन। ये जो होता है डर्मिस के पार्ट है। ठीक है, अब देखिए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी कि ये जो बना होता है वो वसा और संयोजी उत्सक से बना होता है, यानी कि इसमें फैट और कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए, इंसान जब पुराना हो जाता है, यानी कि ओल्ड, जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है, तो उसकी स्किन पे झुर्रियां दिखाई देने लगती है। उसका जो स्किन होता है वो पचकने लगता है, ऐसे झुर्रियां टाइप की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा जो स्किन टाइट है ना, स्किन जो ऐसे एकदम रिजिड है, तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर एपिडर्मिस है, डर्मिस हो, इसलिए है हाइपोडर्मिस की वजह से। हाइपोडर्मिस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक चीज पाई जाती है, इसको फैट कहा जाता है। फैट की वजह से ही हमारा स्किन टाइट होता है, और हमारे स्किन के जस्ट नीचे फैट होता है। जब हमारी एज ज़्यादा होती है, तो हमारी, जब हम पुराने हो जाते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे, तो जो हमारे शरीर में जो टिश्यू बनने वाला, जो सेल बनने वाली प्रक्रिया जो स्लो हो जाती है, यानी कि फैट उतना बनता नहीं है। और जब फैट उतना नहीं बनता है, तो इसलिए जो हमारा स्किन, ऊपर वाला स्किन है ना, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। जगह जगह पे क्या पड़ने लगती हैं? झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो हमको स्किन लेयर आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर लिखना होगा तो आप लोग चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं। अब लास्ट स्लाइड में स्किन से संबंधित चीज़ों को आप समझते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद स्किन वाला A to Z क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, और स्किन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्किन कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। स्किन से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्किन से संबंधित रोग कौन कौन? सबसे प्रॉब्लम, रैश, दरारें आ जाना स्किन में। हम देखते हैं जब गर्मी के दिनों में, जब गर्म हवा यानी कि लू जिसको कहा जाता है बहता है, तो हमारे स्किन में अपने आप रेसेज आ जाती है, दरारें आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोग है स्किन का। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी कि इसको त्वचा शोथ कहते हैं, ये भी त्वचा से संबंधित रोग है। डैंड्रफ, बालों में होता है डैंड्रफ वाला रोग। एक मुहासा, वो चना वाला गाना है ना, वही मुहासा। मुहासा तो दाने दाने निकलते हैं स्किन पे, और केसारी में एक गाना है, हो रहा का चाना, वही दाना दाना के बात हो रहा है, वही उसी को एक कहते हैं, यानी कि मुहासा कहते हैं। वाट्स, वाट्स यानी कि मस्सा। ठीक है, और मेलोनमा, मेलोनमा यानी कि स्किन कैंसर, ये भी स्किन कैंसर। देखिए, वाट्स यानी कि मस्सा, मस्सा वाला रोग। देखिए, जब स्किन्स, हमारे शरीर में जो स्किन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर कितना बनाना है सेल। अगर सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, जैसे मान लीजिए यहीं पर है, यहाँ पर सेल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा, तो यहाँ पे गांठें पड़ने लगेगी, और यहाँ पे मस्सा हो जाएगा, तो उसको काट के क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो शरीर में बहुत सारी गांठें हो जाती है कहीं कहीं इंसानों को, उसको मस्सा कहते हैं। वो क्या होता है कि सेल भूल जाता है कि हमको कितना सेल बनाना है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर गांठें पड़ जाते हैं कि वो सेल धनाधन एक के बाद एक सेल बनाता जाता है, उसको पता ही नहीं कितना कि इसको कितना यहाँ सेल चाहिए। तो उसका दवा हम लोग करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मस्सा बन जाता है शरीर में, कि सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। और देखिए, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है, मेलोनमा और वेसल सेल। ये स्किन कैंसर्स हैं, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनसे होने वाली कैंसर्स हैं, और बहुत डेंजरस।
इसमें मेलोनोमा बहुत खतरनाक है, स्किन कैंसर बहुत खतरनाक है, इससे कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है मेलोनोमा स्किन कैंसर, ठीक। और ये बेसल सेल ये भी कैंसर ही है, जिसको बेसल सेल कैरिनोमा, इसको कैरिनोमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैरिनोमा। लेकिन इसकी क्वालिटी होती है कि धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे फैलता है, यानी कि बहुत दिन लग जाएगा, 10 साल 15 साल या 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे नुकसान होता तो है, लेकिन बहुत तेजी से नुकसान नहीं होता है। लेकिन मेलोनोमा ऐसा स्किन कैंसर है, बहुत जल्दी मार देता है इंसान को, ठीक है। तो ये चीज है, इन सबसे भी हमको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। हर्पीस एक रोग है स्किन से संबंधित, लिप्स के नीचे प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्राइवेट पार्ट जो जेंटल पार्ट होते हैं वहां पर भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में क्या होता है, फैलता है। हर्पीस एक प्रकार का रोग है, ठीक है। और रिंगवर्म बाजारों में बेचते हैं, दांत खाद खुजली की दवा, वही रिंगवर्म है, खुजली हो जाना, यानी कि फंगल इंफेक्शन, स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिंगवर्म, रिंगार्ड लगाते हैं दवा, ठीक है। इसको टीनिया भी कहते हैं। तो ये रोग है, रैश, दरारें आ जाना, डर्मेटाइटिस, त्वचा शोध होना, वो भी त्वचा संबंधित ही रोग है। त्वचा, इसमें त्वचा नष्ट होती है जल्दी तेजी से, ठीक है। डेंड्रफ, बालों में ज्यादातर देखने को मिलता है, रूसी हो जाती है इसमें, एक मुहासा दाना निकलना गालों पे। ये 70 से 80% जो इंसान होते हैं, 70 से लेके 80% जो इंसान होते हैं, उनके जीवन काल में दाना चेहरे पर आना ही है, ठीक है। वो एक मुहासा आना ही है, ठीक है, इसको मुहासा भी कहते हैं। वाट्स यानी कि मस्सा, जब इसकी जो सेल भूल जाते हैं कितना बनाना है तो मस्सा निकलने लगता है। मेलोनोमा स्किन का कैंसर होता है, बहुत डेंजरस होता है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। बेसल सेल कैरिनोमा ये भी एक प्रकार का स्किन कैंसर है, ठीक है। ये कैरिनोमा लिखा है, कैरिनोमा, CARINOMA, कैरिनोमा, ठीक है। हर्पीस लिप्स के नीचे और जेंटल पार्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एक प्रकार का डिजीज है, ठीक है, स्किन संबंधित ये भी रोग होता है। रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन, यानी कि कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर खुजली टाइप का हो जाता है, वही रिंगवर्म है। ज्यादातर ये बगलों में और प्राइवेट पार्ट में देखने को ज्यादातर मिलता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और भी पार्ट्स में हो सकते हैं शरीर में, आप जहां ध्यान नहीं देंगे वहां हो सकता है, ठीक है। टेस्ट, हम स्किन से संबंधित प्रॉब्लम को टेस्ट कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्किन के बारे में पढ़ने को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी, और जो डॉक्टर स्किन से संबंधित प्रॉब्लम को देखता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट क्या करना पड़ता है, स्किन बायोप्सी करना होता है, ठीक है। और स्किन टेस्टिंग क्या करना होता है, ज्यादातर एलर्जी टेस्टिंग होती है, इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम परीक्षण करके पता करते हैं कि स्किन में क्या समस्या है, ठीक। और लास्ट स्किन का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहली बीमारी जो रैसेज है, दरारें हैं, त्वचा शोध है, इसमें होता है कि हम स्किन मॉइस्चराइजेशन का इस्तेमाल, वैसलीन का और भी बहुत सारे मॉइस्चराइज के क्रीम आते हैं, ताकि हमारे स्किन से जो मॉइस्चर हो उड़े नहीं, और मॉइस्चर रहेगा तो हमारा स्किन जो है डैमेज कम होगा। तो स्किन मॉइस्चराइजेशन एक आम समस्या है जो लगभग 90% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, स्किन मॉइस्चराइजेशन का। सेकेंड चीज़ है एंटीबायोटिक स्किन से संबंधित अगर प्रॉब्लम हुई तो एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स, यानी कि वायरल को खत्म करने वाली दवाओं का, फंगस को खत्म करने वाले दवाओं का। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कैंसर वंसर हो जाता है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी समस्या, यानी कि मान लीजिए आपको मेलोनोमा हो गया, बेसल सेल कैरिनोमा हो गया, या हर्पीस हो गया, बड़े बड़े रोग जब होते हैं तो हमको लास्ट में स्किन सर्जरी कराना पड़ता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है त्वचा के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेंस ऑर्गन के बारे में, फर्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में था, कल हम लोग सेकंड सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। बताइए आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझे। देखिए ये बहुत एलोब्रेट है, बहुत बड़े लेवल पर है। आप लोग इसमें जितना पढ़ना है, जितना समझना है, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।